1-2 दिन पहले मैंने एक टेस्ट पेपर अपलोड किया था जिसका नाम मैंने रखा था मिशन फुल मार्क्स और इसमें मैंने ऐसे-ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा चांस है बोर्ड एग्जाम में इससे आने के एंड इसलिए मैंने बोला था इसका हमें एक टेस्ट देना चाहिए प्रैक्टिस के लिए एंड मैंने तो इसका टेस्ट दे रखा है। मेरे कितने मार्क्स आए वो आप जाके शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो एंड आज मैं आपको पूरे इसका आंसर की जो है वो देने वाला हूँ और मेरा जो आंसर शीट है जो मैंने टेस्ट दिया होता वो यहाँ पास मैंने लगा दिया है एंड वहीं से मैं आपको देख के बताने वाला हूँ कि क्या-क्या आपको लिखना हो और उसका आंसर जो है परफेक्ट वहाँ पास मैंने लिखा हुआ है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ एंड हाँ, राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए आप प्लीज़ इग्नोर करना एंड जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया हुआ है, आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सारी चीज़ें चलो मैं आपको बताता हूँ। एकदम बोर्ड लेवल पे मैंने बनाया हुआ है, एकदम सेम पैटर्न पे, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम लाइन बाय लाइन एंड जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है ना, अगर आपको टेस्ट देना है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इसका टेस्ट दे सकते हो। अगर आप इसका टेस्ट नहीं देना चाहते, तो मैं जो ब बता रहा हूँ वो आपको सिर्फ रीड कर लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसके बाद 3 तारीख को आई थिंक कल, ठीक है, मैं एक और टेस्ट देने वाला हूँ और उसका जो क्वेश्चन पेपर आपको यूट्यूब में ही देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैं अपलोड कर दूँगा, आप देख लेना एंड उसके बाद आपको अगले दिन जो है टेस्ट देना है, उसका मार्क्स कितना आया है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड अगर आप टेलीग्राम चलाते हो, तो आप उसका पूरा आंसर शीट जो है, अपना जो आंसर शीट है, वो मुझे सेंड कर सकते हो ताकि मैं उसमें गलतियाँ देख सकूँ एंड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी काफ़ी अच्छी होती हैं एंड वो चीज़ें मैं यहाँ से ले सकूँ अपने लिए, मतलब यूज़ कर सकूँ वो चीज़ें, इसलिए आप मेरी हेल्प कर सकते हो एंड इससे हम सभी लोग का हेल्प होगा, तो ज़रूर से ये ट्राई करना एंड चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पास 8 मार्क्स से मैं आपको देखने को मिलता है, क्या है अपठित गद्यांश। देखो अपठित गद्यांश अगर मैं अभी पढ़ता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ और मैं अपना जो आंसर शीट है ना मैं वो आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पास अगर आप देखोगे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, सबसे पहली बात मैंने बोला था एक शीर्षक का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा। यहाँ पास बोला है गद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या है? जब मैंने इसे पढ़ा था ना तो मुझे पता चला था हँसी-खुशी वाला है, तो हँसी जो है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पास शीर्षक वगैरह था। क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन आप पढ़ लो यहाँ पास क्या है, खुशमिजाज जो है उसका प्रत्यय वगैरह बताना है। हँसी दवा के रूप में क्या है, किस प्रकार कार्य करती है? लंबी आयु के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? खुशमिजाज जो लोग हैं, जीवन में अधिक सफल होते हैं, क्यों? इसका आंसर आप ऐसे ही दे सकते हो, हँसी-खुशी वाला है, ठीक है? तो चलो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ कि मैंने कैसे लिखा हुआ था, मेरा जो आंसर शीट है मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कोई दूसरा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करता हूँ। आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि मैं सेक्शन जो बी है ना, वहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ एंड लिखना, ठीक है? तो ये जो गद्यांश वाले होते हैं मैं लास्ट में लाता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो मेरा एंड यहाँ पास मैं क्वेश्चन ढूँढ लेता हूँ जो कि ये वाला है। मैं एक सेकंड दिखाता हूँ एंड जैसे मेरा बोला मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना एंड सबसे पहले यहाँ पास क्वेश्चन जो था कि यहाँ पर शीर्षक क्या है, तो मैंने लिखा हुआ है खुशी का महत्व और ये एकदम राइट है एंड इससे बहुत सारे शीर्षक निकल सकते हैं। मैं पहले आपको बता देता हूँ, एक जो गद्यांश होता है ना उसके बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही शीर्षक हो। यहाँ पास मुझे हँसी का महत्व पता चला था, इसलिए मैंने ये लिखा था। फिर खुशमिजाज का यहाँ पास प्रत्यय और क्या उपसर्ग लिखना था, जिसका उपसर्ग आपको मिलेगा खुश, मतलब कि सबसे ऊपर वाला जो होता है ना आगे वाला, वो यहाँ पास होता है और पीछे मिजाज होता है, वो यहाँ पास प्रत्यय होता है। बट यहाँ पास ना मैं आपको बताऊँ तो मतलब मुझे एकदम 100% नहीं पता इसका जो प्रत्यय क्या होता है एंड मैंने ढूँढने की भी कोशिश की बट मुझे नहीं मिल पाया था। एंड ये जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ था, आई थिंक ये परीक्षा बोर्ड से, ठीक है? बट मुझे अभी ढूँढ रहा हूँ तो नहीं मिल पा रही है क्वेश्चन एंड मैं एक बार चेक करूँगा अच्छे से तब मुझे मिलेगा। वैसे अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना एंड यहाँ पास जो टाइमिंग है वीडियो का, ठीक है? 3 मिनट 27 सेकंड, ये आप पिन करना वहाँ पास और उसके बाद इसका आंसर जो है बता देना। इसलिए मैंने यहाँ पास अपना जो आधा मार्क्स है वो काट लिया है। वैसे मेरे भैया चेक करते हैं मेरा टेस्ट पेपर वगैरह, बट यहाँ पास भैया जो है लाइब्रेरी चले गए थे, इसलिए मैंने खुद ही चेक किया था और इसमें मैंने अपना आधा मार्क्स काटा है क्योंकि यहाँ पास ये वाला नहीं बना, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर जो था कि क्या है, मतलब आज के जीवन में कैसे खुश रहा जा सकता है, वो वाला क्वेश्चन था आई थिंक कुछ, ठीक है? उसमें क्या था, आज के जीवन में तनावपूर्ण जीवन जो होता है उसमें हँसना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ पास मैंने हँसी वाला लिखा था और सिंपल है भाई, हँसी वाला है तो हँसी वाला लिख सकते हैं। लंबी आयु के लिए मनुष्य को क्या खुश होना चाहिए और अच्छे से जीवन जो है जीना चाहिए। आप इसे अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो और पैसे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाता है। इसका सेकंड वही था हँसी वाला, ठीक है? कैसे जीवन जो है कैसे सफल होते हैं, जो खुश रहते हैं उनका जो माइंड है वो एकदम फ्रेश हो जाता है और वो स्ट्रेस वगैरह से बच जाते हैं, इसलिए वो सफल होते हैं, यही वाला था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन, वो यहाँ पास अपना काव्यांश का होता है, उसके भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है? मैं सारी चीज़ दिखा रहा हूँ आंसर की एंड यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें काव्यांश होता है और ये भी अपठित है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे चैप्टर का नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, अपना क्या है, अपना नहीं अभाव मिटाया पाया जीवन भर, ऐसा कुछ है। तो आप पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाता है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या था, जो उपयुक्त काव्यांश है पंक्ति में किसका महत्व यहाँ पर बताया गया है। ये क्वेश्चन आप देख लो, मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है? क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा अगर मैं वो सारी चीज़ें पढ़ता हूँ तो। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ और ये जो मेरा
आंसर शीट है उसका पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर, मैं अपलोड कर दूँगा इस वीडियो के बाद। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने आंसर क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या है इसमें क्या है मज़दूर के आत्मविश्वास और क्या है उनकी जो सेकंड मतलब परिश्रम वगैरह वो चीज़ें बताई गई है, वही चीज़ें मैंने लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हो आंसर। वैसे काव्यास वगैरह मैं छोड़ता हूँ, ठीक है? मैं इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन है वही बता देता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अपठित गद्यांश वगैरह उतना ज़्यादा नहीं होता है, ये रिपीट नहीं करते हैं। और वैसे ही अपठित है इसका मतलब है वो मतलब कुछ भी आ सकता है जो कि हमने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ बस क्वेश्चन आंसर की बात की जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा हुआ है कहानी लेखन में देश का वातावरण का महत्व यहाँ पर बताना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका महत्व भी सिंपल सा है, इसमें आपको बताना है कि देश काल का मतलब क्या होता है, वो समय जिस समय में वो कहानी लिखी गई थी, वातावरण क्या है, उस समय में कैसे लोग रहते थे, कैसे कपड़े वगैरह पहनते थे, ये चीज़ें उनकी जान होती है, कहानी की जान होती है, वो आपको यहाँ पास लिखनी है। मैंने क्या लिखा हुआ है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड मैं जब भी ये आंसर लिखता हूँ ना पॉइंट में लिखता हूँ, ठीक है? पॉइंट में इसलिए लिखता हूँ ताकि यहाँ पर जो चेकर है उसे चेक करने में आसानी हो और काफ़ी अच्छे से उसे समझ आ जाए। एंड मैं अपने एकदम नॉर्मल वर्ड का यूज़ करता हूँ, कोई कठिन वर्ड यूज़ नहीं करता। आप लोग देख सकते हो इसका आंसर में क्या लिखा हुआ है। वातावरण कथा को रोचक क्या है, प्रभावशाली बनाता है, ये चीज़ें, ठीक है? ये मैंने लिखी है, एकदम सिंपल सा लाइन है, आप देख सकते हो। ये मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है? सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड सेकंड मैंने पॉइंट लिखा हुआ था। एंड देखो यहाँ पास मैंने 3.1 लिखा है, 3.2 लिखा है, 3.3 लिखा है। आप भी ऐसे लिख सकते हो या चाहो तो आप सीधा डॉट लगा सकते हो, ठीक है? ऐसे डॉट लगाना उसके बाद आप वहाँ पास लिख सकते हो या 1, 2 करके भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी जैसा आपको लगता है। मैं ऐसा लिखता हूँ जिससे पता चले कि क्वेश्चन इसी का है, ठीक है? तीसरे नंबर का ये पॉइंट है, वो मैं ऐसे लिखता हूँ इसलिए यहाँ पास है। क्वेश्चन में मैंने लिखा है कहानी को वास्तविकता प्रदान करते हैं और क्या है पात्रों के जो व्यवहार होता है ना उसको यहाँ पास क्या है प्रभावित जो करता है, ठीक है? मतलब प्रभावशाली बना देता है। तो वो चीज़ें मैंने लिखी हुई है काफ़ी ईज़िली। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको यहाँ पास क्या है फीचर और आलेख लिखना था। क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पास मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, वो रिपीट करते रहूँगा, वापस लाऊँगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पास क्या है मैंने लिखा है सर्वे में पेयजल समस्या है। इसमें मैंने लिखा है और ये जो है आई थिंक फीचर है, ठीक है? और मैं हमेशा फीचर ही लिखता हूँ क्योंकि ये अपने मर्ज़ी से लिखा जा सकता है। मैंने बताया हुआ है फीचर आलेख में क्या अंतर होता है, तो आप ये फीचर लिखना चाहिए, ठीक है? आपको भी। और यहाँ पास मैंने जो स्टार्टिंग है ना वो ऐसा किया है ताकि जो चेकर है ना वो पढ़ते ही इंप्रेस हो जाए। आप देख सकते हो आज हमारे शहर में पीने के पानी के लिए क्या है भारी क्या है किल्लत हो गई है। बढ़ती आबादी और पक्की सड़कों के कारण जमीन का जल स्तर जो है लगातार नीचे गिर जा रहा है। सुबह होते हुए क्या है जो बाल्टियों की शोर वगैरह लेके जो महिलाएं हैं या जो पुरुष है वो सब क्या है नलों के पास खड़े हो जाते हैं और ये चीज़ें अक्सर अभी देखने को मिल रहा है सारी सारी जगह में मतलब कि गाँव में, ठीक है? और आप लिख सकते हो कि एक तरफ वही बता दो कि जो गरीब लोग हैं, जो बस्ती वगैरह में रहते हैं, जो गाँव वगैरह में रहते हैं, वो एक एक बूँद के लिए तरसते हैं और शहर वाले जो होते हैं गाड़ी धोने में लगा देते हैं, नहाने में लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा जो पानी है वो वेस्ट करते हैं। वो चीज़ें मैंने ऐड की है, आप आराम से पढ़ सकते हो बहुत ही ईज़िली। एंड हाँ, कुछ मात्रा मिस्टेक होंगी, उसमें मैंने 1 मार्क्स अपना खुद का काट लिया हुआ है। एंड पता नहीं मैंने उतना ज़्यादा डीप में चेक नहीं किया है ये चीज़ें, ठीक है? मैं डीप में चेक करता तो भाई टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने डीप में चेक नहीं किया है। आप लोग देख सकते हो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसके बाद मैंने क्वेश्चन लिखा था 5, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको दिखा देता हूँ ज़ूम करके अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था जो पत्रकारिता वगैरह है ना क्वेश्चन पूछते हैं समाचार क्या होता है, ये सारी चीज़ क्या होती है। उसमें मैंने पहला क्वेश्चन था डेस्क जो होता है वो क्या होता है? डेस्क का मतलब टेबल होता है, तो वो चीज़ें जहाँ पास जो समाचार पत्र है ना वो बनाया जाता है, संपन्न किया जाता है, वो डेस्क होता है। तो यहाँ पास मैं 2 पॉइंट लिखा है, 1 मार्क्स होता है बट मैंने यहाँ पास 2 पॉइंट लिखा है, इसलिए यहाँ पास मुझे फुल मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है? आप भी यहाँ पास लिखना काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने क्या लिखा है जहाँ पास समाचार जो है तैयार किया जाता है, समाचार जो है यहीं पर क्या है संपन्न किया जाता है, संपादन किया जाता है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पास था विशेष लेखन क्या होता है, वो क्वेश्चन था। उसमें क्या है किसी विषय पर गहराई से लेख लिखना क्या होता है, विशेष लेख होता है। भाषा शैली क्या होती है, सरल होती है और आकर्षक होती है। मैंने सिंपल टू द पॉइंट आंसर लिखा हुआ है और उसमें मुझे 1 मार्क्स आराम से मिल जाएँगे। काफ़ी लोग का क्वेश्चन आता है क्या भाई इतना सिंपल लिखने से मार्क्स मिलेंगे? 100% मिलेंगे। बस आपको ये जो मैंने लिखा है ना जैसे एकदम सीक्वेंस में और ऐसे शब्द यूज़ किए जो कि इम्प्रेस करने वाले होते हैं, तो वही आपको यूज़ करना है। सेकंड था बीट रिपोर्टिंग क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना था। तो उसमें क्या था लगातार एक ही विषय पर क्या है, एक ही क्षेत्र पर हम कोई रिपोर्टिंग करते हैं ना, जैसे चिकित्सा क्षेत्र में एक ही क्षेत्र में लगातार हम रिपोर्टिंग करेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पास बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए शिक्षा क्षेत्र हो गया, पुलिस बीट हो गया, ठीक है? ऐसा है। उसका नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था यहाँ पर समाचार माध्यम कितने प्रकार के थे वो यहाँ पास बताना था। समाचार माध्यम जो है 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या है प्रिंट माध्यम जिसे मुद्रणीय माध्यम भी कहते हैं हम लोग। सेकंड क्या है इंटरनेट माध्यम और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ठीक है? इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है और इसके अलग-अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं बट हमारे टेस्ट पेपर में मैंने यही दिया हुआ था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था जिसमें आपको आवेदन पत्र लिखना था। 2 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसे मैंने लिखा हुआ है वो है डीजे वाला, ठीक है? डीजे का प्रयोग जो है वो बंद करने के लिए था। एक और क्वेश्चन था वो आप जाके देख लेना, मैं अगर
बगल करते हो तो टाइम ज़्यादा होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ और ये जो मैंने लिखा है ना, सेम मैंने वही फॉर्मेट यूज़ किया है जो कि मैंने वीडियो में बताया हुआ था। मैंने बोला था ना कि भाई पहले ये चीज़ लिखनी होती है सेवा में और मैंने बताया कॉमा वगैरह सभी ध्यान में रखना होता है। फिर श्रीमान कलेक्टर महोदय, फिर क्या है बिलासपुर छत्तीसगढ़, दिनांक मैंने वही लिखा जो कि यहाँ पास मैंने लिखा था 31 तारीख को मैंने दिया था, ये लिखा। विषय क्या लिखा था मैंने, विषय जो है छोटा होना चाहिए, डीजे का प्रयोग बंद करने हेतु आवेदन पत्र, उसके बाद मैंने लिखा था मैं बिलासपुर क्षेत्र का निवासी हूँ, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहता हूँ एक समस्या की ओर। फिर आपको समस्या बताना है हमारे क्षेत्र में क्या है परीक्षा क्या है परीक्षा विधि, ठीक है, मतलब कि जो परीक्षा जो चल रहा है, ठीक है, उस विषय उस क्षेत्र में मतलब ऐश्वर्या उस समय में क्या है डीजे है वो बहुत ज़्यादा रात भर बजने लगे जिससे स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। वही चीज़ें सेम फॉर्मेट जो मैंने बताया हुआ था ना, इसमें एक भी लाइन मिस नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था उसे एंड उसके बाद मैंने वही चीज़ें यहाँ पास लिखी हुई है। एंड मैं आपको ये बता दूँ कि नाम आपको नहीं लिखना है, अपना रोल नंबर लिख देना, नाम मत लिखना, ठीक है। यहाँ पास टेस्ट क्लियर था, आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने डिटेल में पहले ही बात की हुई है सारी चीज़ों के ऊपर में, आप जाके देख सकते हो, ठीक है, आपको चैनल में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या लिखना था, यहाँ पास निबंध लिखना था और उसमें मैंने 4 टॉपिक दिए थे, चारों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है उसमें से आपको एक तो है ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। मतलब नहीं आएगा फिर भी बन जाएगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर नहीं आया तो कैसे बनाना होता है, वैसे सेम ही टॉपिक पर आता है, बस आपको थोड़ा-सा चेंज कर दिया जाएगा। जैसे साइबर वाला है, ये आपका आधुनिक वाला आ जाता है, तो इसके जगह आ सकता है कि भाई आपका आधुनिक भारत के ऊपर आ सकता है या और कुछ आ सकता है। तो आपको ये जो मैंने पॉइंट बनाया ना, वो चीज़ आप लिख सकते हो उसके अंदर में, ठीक है। पॉइंट आप देख सकते हो कि मैं कैसे लिखता हूँ, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे आप कैसे लिखते हो? देख लो यहाँ पास मैं काफ़ी सारे पॉइंट बनाता हूँ, जैसे कि 5, 6, 7 यहाँ पास मैंने 7 या 8 पॉइंट बनाए हुए हैं। सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं, फिर लास्ट में उपसंहार। बीच में आपको उसका छोटा-छोटा पॉइंट बनाना होता है। अगर आप बड़े पॉइंट बनाते हो मतलब कि छोटे बहुत कम पॉइंट बनाते हो, तो आपको जो डील है ना, वो लंबा करना होता है। बट अगर आप छोटे पॉइंट बनाते हो, बहुत सारे पॉइंट बनाते हो, तो छोटा डील करना होता है। यहाँ पास देख सकते हो प्रस्तावना और मैंने एकदम स्टार्टिंग जो है काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। मैं बोलता हूँ कि आपको स्टार्टिंग अच्छे से करना चाहिए और जब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ, तो एकदम लगातार क्या अपने भावनाओं को लिखना स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी अच्छे से लिखते हैं। आप पढ़ सकते हो सारी चीज़ें एंड इसके बाद आपको मैं बोला था कि निबंध में आपको लास्ट में एक श्लोक या कविता या शायरी लिखनी होती है, अगर आप इस विषय में जानते हो तो। और ये साइबर जो है वो मेरा फेवरेट यहाँ पास बताऊँ तो फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। आधुनिक जो इंटरनेट वाला है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पास यूट्यूब में काम कर रहा हूँ एंड मतलब काफ़ी लोग को ऐसा लगता है यार कि मतलब क्लास 12 के साथ यूट्यूब संभाल रहे हैं। काफ़ी मुश्किल जाता होगा, ऐसा उतना नहीं है, शुरुआत में गया था और मैं 6th क्लास से यूट्यूब चलाते आ रहा हूँ, तो मेरा उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अभी प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। वैसे मैं टॉपिक से नहीं भटकता हूँ। मैंने लास्ट में यहाँ पास शायरी लिखी हुई है क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारी शायरियाँ जो है मन में पहले बना रखी है एंड जितने भी मैं टॉपिक मैं यहाँ पास बताऊँ ना 4 सभी की शायरी जो है और जो मेन चीज़ें हैं कविता वगैरह वो चीज़ें मैंने पहले ही बना रखी है। मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगा, अगर आप चाहोगे तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूँगा। यहाँ पास मैंने लिखा हुआ है क्लिक करने से पहले क्या है सोचना ज़रा वरना क्या है नुकसान होगा बड़ा, ठीक है। यहाँ पास मैंने ये लाइन लिखी हुई है, उतना अच्छा नहीं है बट यहाँ पास इम्प्रेस करने के लायक तो है, ठीक है। इसके बाद अगला यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिखा हुआ है एंड ये आई थिंक कितना क्वेश्चन था, एक सेकंड मेरे को देखने दो। क्वेश्चन नंबर ये था एक सेकंड यार, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 10 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 काव्य वाले होते हैं, काव्यांश वाले होते हैं जो कि पठित है, जो चैप्टर के होते हैं और जैसे कि मैंने बताया जो काव्यांश वगैरह होते हैं, जो भी अपठित गद्यांश जो भी होते हैं, ठीक है, वो सभी मैं लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, पढ़ना होता है, फिर उसका आंसर लिखना होता है, तो मैं लास्ट में करता हूँ, वो चीज़ मैं आपको दिखा दूँगा। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे से छूट चुका था, बाद में मैंने उसे दिया तो हुआ, ठीक है, मैं 2 घंटे का टाइमर लगाया था, तो ये हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पास क्या था, क्वेश्चन पूछा गया था, मैं क्वेश्चन अब ला लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पास देखते हैं, क्वेश्चन पेपर में क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कहाँ पर से, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मैं ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन आप देख सकते हो, सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पास उषा कविता के आधार पर बताइए कि भोर की नभ की तुलना किससे की गई है और वहाँ गाँव की सुबह की गतिशील चित्रण जो है उसमें सुबह होता है तो कैसा चित्र दिखता है, सूर्य कैसे निकलता है, कैसा यहाँ पास दृश्य होता है, वो आपको यहाँ पास बताना था। मैंने यहाँ पास क्या है ना 2 नंबर का है, मैंने 2 पॉइंट बनाए हुए हैं। 2 पॉइंट में मैंने कैसे बनाए हुए हैं, मैंने यहाँ पास पहले तुलना के ऊपर लिखा था, उसके बाद वो शब्द चित्र है ना उसके ऊपर लिखा था। अलग-अलग पॉइंट बनाया ताकि चेकर को आसानी हो चेक करने में, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होता है। जैसे चेक करते हैं ना कोई चेकर तो उसे इंप्रेस करना होता है और उन्हें कम टाइम में चेक करने का यहाँ पास दिया जाता है, तब वो नंबर अच्छे से देते हैं। जहाँ पास आप देख सकते हो मैंने यहाँ पास क्या किया है, 2 भागों में मैंने बाँट दिया होता है, 1-1 मार्क्स में मुझे मिलते हैं। तुलना और गतिशील चित्रण, तुलना में मैंने क्या किया था, कैसे तुलना की गई थी, किससे की गई थी, यहाँ पास देखेंगे। कवि ने भोर की नभ की तुलना जो है किसी राख से लिपा जो चौका होता है ना उससे की थी, ठीक है। इसके साथ एक और था जो कि था शायद सिलहेट वाला कुछ, ठीक है, वो वाला था। एंड इसके बाद यहाँ पास गतिशील चित्रण देखा जाए तो कवि ने सील पर क्या केसर जो है उस क्या है उसका मतलब जो केसर था ना उसको धो वगैरह के ऐसे करके डालना होता था, मतलब कि एक तरह से सिलहेट वाला ही था यार, मतलब ठीक है, आप समझ रहे होंगे, चैप्टर पढ़ा होगा, मैं निकल नहीं रहे वर्ड्स ही, आप लोग देख सकते हो। जो खड़िया वगैरह था उसको मल के यहाँ पास एक
तबाही चित्र, ठीक है, वो बनाया गया था। वही है चित्र, सुबह जो है ना बादल वगैरह दृश्य जो है, जब सूरज जो है सुबह के टाइम में निकलता है तो बाहर में जो चित्र आता है ना भाई एकदम लाल और बंदन जैसा, ठीक है, मतलब केसरी, बहुत ही अच्छा दिखता है व्यू। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई थी, वही गतिशील चित्रण किया गया था, तो मैंने वो लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पर अच्छे से मैंने यहाँ पर जो पीडीएफ है वो नहीं बनाया, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत जा रहा होगा। इसका नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पसीना ज़्यादा नहीं कर रहा है यार मेरा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कैमरे में बंद अपाहिज जो है कविता के आधार पर आपको पर्दे के पीछे जो है कीमत है, मतलब पर्दे की वक्त की कीमत है, वो आपको यहाँ पास बताना था। तो यहाँ पास वो क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग देख सकते हो जो कि मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पास अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ, काफी छोटा आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पास मैं हमेशा बता रहा हूँ पॉइंट में मैं आंसर लिखता हूँ। यहाँ पास भले मैंने डॉट नहीं लगाया, आप डॉट जरूर से लगा देना। यहाँ पास मैं डॉट लगाना भूल गया था, तो आप जरूर से लगाना। मैं जल्दी जल्दी दिया आया था क्योंकि मैं 2 घंटे में दे रहा था एग्जाम को, इसलिए लाइन वगैरह भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया और राइटिंग जितना खत्म है ना उससे और ज्यादा खत्म हो चुका है मेरा, ठीक है, स्पीड में लिखने के कारण। यहाँ पास मैंने लिखा था पर्दे पर वक्त की कीमत है के माध्यम से, ये जो पंक्ति है इसके माध्यम से कवि जो है मीडिया की क्या है व्यवहारिक जो नजरिया है ना संवेदनशीलता जो है, ठीक है, उनके ऊपर बताया है, उनके ऊपर कटाक्ष मारा है कि कैसे उन्होंने यहाँ पर एक विकलांग जो है उनके ऊपर मतलब अत्याचार किया, उनका रोने के लिए उन्हें मजबूर किया ताकि उनका जो डीआरपी है ना, ठीक है, वो यहाँ पास बढ़ सके। तो मतलब सॉरी टीआरपी, ठीक है, ठीक है, वो आपको बढ़ सके इसलिए यहाँ पास बताया हुआ है। और यहाँ पर लिखेंगे मीडिया के लिए जो पीड़ित का क्या है दृश्य जो है रोना वगैरह है, मतलब शोक वगैरह है, उन्होंने क्या किया था, जो दर्द है उसे शो बना दिया गया था और ये सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया बना दिया गया था। वही चीज़ें आपको लिखनी होती है, एकदम सिंपल लिखना होता है, यही चीज़ें मैं लिखी है। जब मैं लिखता हूँ ना, मैं पहले आपको बता दूँ, आप लोग लगा कि भाई ये जो आंसर है मतलब एकदम ही ऐसा है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आंसर है, ठीक है। तो हाँ जी, प्रोफेशनल आंसर है क्योंकि इसे मैंने लिखा है, हाँ। तो ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको बताऊँ, जब मैं लिखता हूँ ना तो मैं हमेशा अपने शब्दों और अपने भावनाओं को कंट्रोल करके लिखता हूँ। हम जब हिंदी लिखते हैं ना तो अपनी भावनाओं को एकदम व्यक्त कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में होता है ये कि हमारा जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है और एक में जब आंसर लिखते हैं ना, मतलब एक में ज़्यादा टाइम देते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में टाइम कमी हो जाती है। तो अपने भावनाओं को, अपने विचारों को एकदम संभाल के लिखना चाहिए और टू द पॉइंट देना चाहिए। ऐसे चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ऐसे वर्ड का जो कि एकदम प्रभावशाली हो। और मैंने वही चीज़ें लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड आंसर आपको समझ में आ चुका होगा। मैं आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 का ही है, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो है बादल राग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि क्या है अस्थिर सुख पर दुख ही का क्या है छाया यहाँ पर लगाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर था ये ना कि इस कविता में क्या होता है, आपको पता है कि पूंजीपति और गरीबों के बीच यहाँ पर बताया हुआ है, उनके बीच का हाल चाल बताया हुआ है कि जब भी क्रांति आती है तो क्या होती है, जो बड़े लोग होते हैं ना वो यहाँ पर फंसते हैं, मतलब उन्हीं पर ही यहाँ पर नुकसान होता है, गरीबों को कोई नुकसान नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पर आपको लिखनी होती है। पूंजीपति के लिए क्या है विरासती जीवन व क्या है श्वेश्वर को क्या है अस्तित्व सुख कहा गया है। और फिर क्यों यहाँ पर सब बताना है, किसे और क्यों यहाँ पर बताना है, मैं यहाँ पर पॉइंट में लिखता हूँ तभी मेरे नंबर थोड़े अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सुनिए, क्योंकि उनका सुख जो है गरीबों के लिए क्या है शोषण पर टिका हुआ होता है। मैंने जो होता है जब भी क्रांति आती है तो जो बड़े लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, उन्हें नुकसान होता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है। और जो गरीब होते हैं उन्हें क्या है उतने ज़्यादा मतलब नहीं होता क्रांति के लिए, क्योंकि क्रांति उन्हीं के कारण आती है। और वही चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी थी। मैं आपको सिर्फ थोड़ा-थोड़ा बता रहा हूँ, पूरा अगर बताऊँ तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। आपको आंसर मिल जाएगा पूरा टेलीग्राम में। एंड अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं आपको अब जूम करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना उसमें आपको क्या है, यहाँ पास भी आपको गद्यांश जो है पठित गद्यांश जो कि चैप्टर के अंदर का होता है वो आपको बताया गया है। एंड मैं आपको बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है मेरे से छूट गया था क्योंकि मैं 2 घंटे में आपस क्वेश्चन आंसर बना रहा था, इसलिए मेरा छूट गया था। और बाद में मैंने बनाया तो एकदम सही हुए थे। बहुत ही ईजी होता है यार ये सारी चीज़ें बनाना, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हो, ये चीज़ें बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बढ़ते हैं जो कि आंसर क्वेश्चन है यहाँ पर से, पहलवान की ढोल प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है। तो भाई आपके पता होगा, एकदम ईजी है भाई, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। मतलब जितने राइटर हैं ना, मैं बोलूँगा जितने भी राइटर है वो आपको याद करने चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको बताऊँ 2 क्वेश्चन ना राइटर के ऊपर जरूर से जरूर आएगा एंड 100% है 2 क्वेश्चन तो आने वाले हैं। एंड इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या है ये, ठीक है। तो उसका आंसर तो यार आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या था, फर्स्ट रात रेणु जो जीते, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर वो लिखा हुआ था, आप लोग देख सकते हो। अगला यहाँ पास क्वेश्चन था बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, आप क्वेश्चन देख सकते हो। उसमें यहाँ पास बाजारू तात्पर्य ये है कि जो बाजारूपन का मतलब ये होता है ना कि भाई जो ग्राहक है और जो बेचने वाले हैं, ठीक है, विक्रेता है, वो दोनों ही यहाँ पास क्या करते हैं, एक तरह से प्रतिस्पर्धा करते हैं, लड़ाई करते हैं। वो एक दिखाने की कोशिश करते हैं हम ज़्यादा पावरफुल है, हमारा जो ये है ये सभी चीज़ पावरफुल है। वो एक दूसरे को क्या नीचे दिखाने के चक्कर में सामान जो है बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, वो चीज़ें ले लेते हैं जो कि काम की नहीं होती है। और एक तरह से देखा जाए तो भाई वही चीज़ें कि एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में, ठीक है, वो क्या करते हैं
बाजारूपन को उत्पन्न करते हैं, ठीक है? वही आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। इसके बाद अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो था कि ढोल की आवाज़ सुनकर जो है गाँव वालों को क्या प्रेरणा मिलती है, मतलब कैसे उन लोग जीवित रहते हैं, ढोल की आवाज़ का यहाँ पर महत्व बताना है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई हुई है कि जो ढोल की आवाज़ है ना क्या होती है, जब महामारी फैली हुई थी गाँव में, ठीक है? तो वो जो ढोल थे ना, मतलब जो पहलवान थे, वो ढोल बजाते थे ना, तो ढोल की जो आवाज़ है ना, जो पीड़ित लोग थे, जो दर्द से पीड़ित थे, जिन्हें क्या महामारी से ग्रसित थे, उन लोगों को में क्या था ना, एक तरह से शक्ति मिलती थी। उनके जो नस-नस में ना यहाँ पास एक आग ज बिजली की तरह यहाँ पास चल जाता था। वो उन्हें मोटिवेशन मिलता था कि हाँ, यार हम लड़ सकते हैं इस महामारी से। तो वही चीज़ आपको बतानी है, बहुत ही ईज़िली है, ठीक है? आप देख सकते हो ढोल की आवाज़ सुन के क्या है, साहस और हिम्मत जो है उनको मिलता था और मौत से डरने के बजाय क्या है, वो क्या है मतलब लड़ने की उनमें मानसिकता जो है, शक्ति यहाँ पास आ जाती थी। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया था, स्त्री जो है माया ना जोड़ना, स्त्रियों को माया ना जोड़ना, जो कि बाज़ार दर्शन जो चैप्टर है, उसके ऊपर यहाँ पास बताया हुआ था। तो माया ना जोड़ना इसका मतलब क्या है? स्त्रियाँ जो होती है ना, ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले लेती है। भाई ये रियलिटी है समाज की। एंड आपने देखा होगा कि स्त्रियाँ जो होती है, क्या भविष्य को सोचती है थोड़ा बहुत, ठीक है? कि घर में बच्चों को ये चाहिए और ये चीज़ें काम आ सकती है, वो चीज़ें देख के वो ऐसी चीज़ें भी ले लेती है जो कि अभी वर्तमान में काम ना है। मतलब कि ऐसे अनावश्यक चीज़ें, ठीक है? वो ले लेती है और वही चीज़ यहाँ पास बताइए, माया ना जोड़ना इसका मतलब यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा सामान ना लेना, आभूषण वगैरह है, वो कई बार तो दिखावे के लिए, जब पड़ोसी जो है बोल भाई गहने-वहने ले ली, तो ये जो महिलाएँ हैं, जो कि हमारी मम्मियाँ होती हैं, पड़ोसी ले ली, तो मम्मियाँ बोलेंगी भाई हम तो उससे ज़्यादा लेंगे, उससे अच्छा लेंगे, तो दिखावे में भी वो चीज़ें ले देती हैं। तो वही चीज़ है, माया ना जोड़ना, वही आकर्षण वगैरह वस्तु है, उसपे क्या है अनावश्यक खर्चे नहीं करने चाहिए और जो चीज़ें मतलब कि ज़रूरी है बस वही चीज़ें लेनी चाहिए, वही आपको देना है आंसर, ठीक है? ईज़िली था। एंड इसके बाद अगला जो यहाँ पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहाँ पास था, एक सेकंड। क्वेश्चन यहाँ पास था कोमलता और कठोरता, जो महात्मा गांधी है ना, ठीक है? उसको यहाँ पास बताना था कि महात्मा गांधी जो है कोमल थे, कठोर थे और ये शीर्ष का जो पुल है उसके माध्यम से आपको ये बताना था, दोनों में अंतर है मतलब क्या है संबंध आपको बताना था। तो कोमलता का अगर देखा जाए तो गांधी जी क्या थे? भैया कोमल हृदय वाले थे, लोगों की ये मदद करते थे। कठोरता भी उनमें थी, कठोरता जो गुण है वो भी था उनमें। कठोर गुण कैसे थी? वो मतलब किस तरह से देखा जाए ना, तो अन्याय जो होता था उनके विरुद्ध थे, ठीक है? कई जगह में वो क्या कहते हैं कठोर निर्णय लेते थे, लड़ाई जो है उनका भी यहाँ पर साथ दिए थे, जो उन्होंने बोला था कि भाई हम शांत रहेंगे, तो वो चीज़ों को तोड़ा भी गया था कुछ समय में, विशेष समय में। तो इनमें दोनों ही गुण थे, कठोर और ये यहाँ पे कोमलता, दोनों का गुण था और यही सेम चीज़ें क्या है, तुलना की गई है किससे? शीर्ष के फूल से। वो क्या है, शीर्ष का फूल बहुत क्या है कोमल होता है, बट उसका जो क्या बोलते हैं फल जो होता है, ठीक है? वो यहाँ पास बहुत ज़्यादा कठोर होता है, तो उनसे ही यहाँ पास तुलना किया गया है और महात्मा गांधी जो है क्या है व्यक्तित्व जो है कठोर और कोमल दोनों ही था और ये चीज़ें रहनी चाहिए सभी लोगों के अंदर में, ठीक है? ये क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास क्या दिया हुआ था, मतलब हमने क्या दिया हुआ था, ठीक है? यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था जिसमें हमें व्याकरण बताना था। आंसर क्वेश्चन जो था वो चीज़ हो चुकी है। व्याकरण और उसके बाद भी आंसर क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है? तो व्याकरण देते हैं इसमें आगे, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है? ये मुहावरा है। देखो मुहावरा एक आने वाला है। इसके साथ ही मैंने बहुत सारे टॉपिक पहले बता रखे हैं एंड इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आ जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है और कैसे उसे बनाना होता है, वो चीज़ें आ जाएँगी क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 12 तो हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख सकते हो। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या होता है? देखो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब ये है ना, आपने शायद ही सुना होगा और ये मैंने सुना था इसलिए मैंने डाला है। मैंने सुना था अपने गाँव के बुजुर्गों के मुँह से, ठीक है? उन्होंने ये चीज़ें बोली थी एक बार अब मैं वो क्या ही बताऊँ यार, ठीक है? तो उनके मुँह से मैंने सुना था, तो ये मैंने बताया था। तो इसमें इसका मतलब ये होता है ना, अपना काम निकालना, दूसरे के माध्यम से अपना काम जो निकालते हैं, कई बार लोग होते हैं ना, भाई चालाक लोग होते हैं काफ़ी लोग, ठीक है? दूसरों की मदद से अपना काम जो है वो निकलवा लेते हैं। उनका का घाटा हो या फ़ायदा हो, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? स्वार्थी लोग होते हैं, वही चीज़ यहाँ पर है। तो क्या अपना काम जो है निकालना, यहाँ पर क्या होता है और वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, आजकल के ज़माने में जो लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं दूसरों की भावनाओं को नहीं देखते, उनका फ़ायदा हो या नुकसान नहीं हो देखते, वो क्या है अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। वो आपको लिखना है। आप चाहो तो यहाँ पास जो आप वाक्य प्रयोग करते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करने की जगह आप ये चीज़ भी लिख सकते हो कि अपना काम निकलवाना, ठीक है? दोनों ही सही होंगे, आपको यहाँ पास 1 मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन ये था कि आपको जो वैज्ञानिक शब्द है उसमें मूल शब्द और यहाँ पास प्रत्यय बताना था। मूल शब्द मतलब होता है उपसर्ग, ठीक है? तो दोनों ही बताना था मूल शब्द, उपसर्ग। उसमें क्या है वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक को अगर हम तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो विज्ञान प्लस इक आता है। अब इक का यहाँ पर छोटी ई आ जाती है, ठीक है? तो आप लोग जो है वैज्ञानिक हो जाता है। तो मूल शब्द है विज्ञान हो जाएगा और प्रत्यय क्या हो जाएगा इक हो जाएगा, ठीक है? आपको यहाँ पास भी मिल जाएगा, जिन्होंने लिखा होगा तो आप लोग देख सकते हो। इसके बाद अगला यहाँ पास क्वेश्चन देखा जाए तो अगला था जो रुबाई छंद है ना उसका यहाँ पास बताना था। देखो रुबाई छंद क्या है, फारसी जो है ना उर्दू और फारसी, ठीक है? वहाँ से लिया गया है और ये जो रुबाई छंद है ना उनमें क्या है 4 पंक्तियाँ होती हैं जिनमें से पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति जो होती है वो एकदम खुली होती है, ठीक है? उनमें क्या नहीं होती काफ़िका जो होती है काफ़िका, ठीक है? वो नहीं होती है, ठीक है? तुक या तुकबंद या कुछ बोलते हैं, ठीक है?
वो चीज़ नहीं होती, जबकि जो तीसरी लाइन होती है ना एकदम खुली होती है, मतलब सॉरी हाँ, वो क्या है स्वतंत्र खुली होती है, और ये जो लाइन है पहली लाइन, दूसरी लाइन और चौथी लाइन ये बंद होती है, ठीक है? मैंने थोड़ी-सी मिस्टेक कर दी थी, वो चीज़ बंद होती है और तीसरी लाइन जो खुली होती है। एग्ज़ाम्पल मैंने नहीं लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पास आधे मार्क्स काट लिए हुए हैं, क्योंकि 1 मार्क्स का आता है। एग्ज़ाम्पल आप लोग देख सकते हो, अभी मैंने देखा, और एग्ज़ाम्पल जो है सिंपल सा मैं याद नहीं कर पाया हूँ, ठीक है? देखा है, मुझे याद करना चाहिए और मैं ज़रूर से ये चीज़ें करूँगा। थोड़ी-सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है? एंड अगला यहाँ पास था कि जो मानवीकरण अलंकार, ठीक है? मानवीकरण अलंकार, इसके बारे में मैंने पहले ही बता रखा था। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? ऐसे अलंकार जिनमें हम किसी वस्तु को किसी जीव के साथ यहाँ पास क्या है तुलना करते हैं, ठीक है? और जो रियलिटी नहीं बताती है, माना जाता है वो चीज़ है। जैसे चाँद मुस्कुरा रहा है, इसमें क्या है चाँद को मुस्कुराने से मतलब कि एक ह्यूमन से यहाँ पास क्या है तुलना किया जा रहा है। चाँद मुस्कुरा रहा है, ये मानवीय अलंकार आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पास 2 तरीके से देख सकते हैं। तुलना किया जा रहा है सबसे पहला तो ह्यूमन के साथ, यहाँ पास कोई भी निर्जीव वस्तु वगैरह, उससे प्रकृति का तुलना किया जा रहा है, ठीक है? पहला हो गया। दूसरा यहाँ पास माना जाना, अगर तुलना नहीं किया जा रहा है ह्यूमन के साथ तो माना जा सकता है वो चीज़। जैसे देखो चाँद मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ पास हम मान सकते हैं, रियलिटी थोड़ी ना भाई, रियलिटी में चाँद क्या मुस्कुराता है? नहीं मुस्कुराता, उसे हम मान रहे हैं। तो जहाँ पास माना जाता है या मनुष्य के साथ प्रकृति या किसी वस्तु का यहाँ पास तुलना किया जाता है, तो वहाँ पास मानवीय अलंकार आता है। तो आपको वही चीज़ लिखना था, जैसे क्या है मेघ आए बड़े बन-ठन के सवार के, ठीक है? तो यहाँ पास वो क्या रियल में आते हैं ऐसी चीज़ें? नहीं आती। यहाँ पास माना जा रहा है और मनुष्य के साथ प्रकृति का यहाँ पास तुलना किया जा रहा है, तो मानवीय अलंकार आ जाता है। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि था उस क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँ। तो उपमेय जो होता है ना, कि जो भी लाइन है उपमेय वगैरह होता है, ठीक है? वहीं यहाँ पास आ जाता है अपना उपेक्षा अलंकार, जहाँ पास क्या उपमेय होता है, वहीं पास क्या उपमान भी यहाँ पास संभव समझा जा सकता है, प्रकट किया जाता है, वही चीज़ यहाँ पास आ जाती है, ठीक है? इसका भी एग्जाम्पल नहीं लिखा था इसलिए मैंने आधे मार्क्स काट लिए। एग्जाम्पल से यहाँ पास आधे मार्क्स मिलते हैं क्योंकि 1 मार्क्स होता है, ठीक है? तो यहीं पास मेरे मार्क्स कटे हुए हैं, बाकी मार्क्स नहीं कटे थे, बाकी सारी जगह मेरे अच्छे से बने हुए थे। इसके बाद अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 थे, इसमें भी आपको आंसर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। यहाँ पास क्वेश्चन पूछा गया था सिल्वर वेडिंग के यहाँ पास जो राइटर है वो कौन है? तो कौन है? मनोहर श्याम जोशी जी। इनके जो कविता है वो बहुत ही अच्छी होती है और मैं बोलूँ कि आपको ये जो राइटर है वो आपको ज़रूर से याद करनी चाहिए सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था जो उस कहानी के नायक जो है, ठीक है, उनके मन में किसके लिए रुचि जो है वो जागृत हुई थी, वो क्वेश्चन मैं दिया होता। तो कविता लिखने के लिए, कविता बोलने के लिए, कविता बनाने के लिए यहाँ पास क्या है उनके मन में जागरूकता जो है आई हुई थी। और किसके कारण आई थी? उनके जो टीचर हैं शैलेंद्र गेगर ऐसे नाम के हैं, जो कि मराठी सब्जेक्ट के थे, उन्होंने यहाँ पास प्रेरणा दिया था। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि जो यशोधर बाबू थे ना जो क्या है मतलब कि अपने परिवार के हिसाब से कैसे अलग थे, वो क्वेश्चन पूछा था। जो आधुनिक चीज़ है उसे कैसे यूज़ नहीं कर पा रहे थे, वही चीज़ें था। तो आपको ये लिखना है कि भाई यहाँ पर जनरेशन गैपिंग था और यहाँ पास उन्हें पसंद नहीं था ये जो आधुनिक चीज़ है जो परिवार में यूज़ करते हैं ना सारी चीज़ें, स्कूटर यूज़ करना, उनकी जो बेटी थी वो नए-नए कपड़े पहनती थी, ठीक है? वो चीज़ें ना उन्हें पसंद नहीं थी, ठीक है? तो उन्होंने क्या है विरोध करते थे और सम हाउ इम्प्राउड जो वर्ड है उनसे वो क्या है विरोध करते थे उस वर्ड का यूज़ करके। वही चीज़ें लिखनी थी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पास आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं अथवा में चर्चन मार्क्स से। एंड काफ़ी लोगों को मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ों में वीडियो वगैरह में कि भाई इस जो वितान है ना उसके बहुत सारे क्वेश्चन बताते हैं। मतलब 15-20 क्वेश्चन बता देते हैं और बोलते हैं भाई यहीं से पढ़ लो 100% यहीं से आएगा। भाई पूरे तो बता दिए, इतना तो भाई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन तो है ही नहीं, 3 चैप्टर है, उतने क्वेश्चन भी नहीं बनते। और मैंने देखा यूट्यूब में मैंने भी जब सर्च किया था ना भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे सामने आए थे बहुत एकदम धमाकेदार पोस्टर। मैंने छू के देखा भाई 15-20 क्वेश्चन इतने कौन पढ़ेगा? उससे अच्छा मैं चैप्टर पढ़ लूँ, चैप्टर पढ़ूँ तो पूरा बन जाएगा। और मैंने यहाँ पास बहुत ही गिने-चुने क्वेश्चन ही दिए रहते हैं, जिससे अगर पढ़ते हो ना तो आराम से बन जाते हैं। वो क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा आता है फिर बन जाता है। क्यों? मैं उसकी समरी बताता हूँ और ऐसे आंसर देता हूँ जो कि सभी में लिख से जा सकती है। वही चीज़ें यहाँ पास क्वेश्चन क्या था सिल्वर वेडिंग के आधार पर आपको यशोधर बाबू है ना उसके व्यक्तित्व को बताना था कि किशन दास से उन्हें क्या-क्या चीज़ें मिली थी। तो आपको पता है किशन दास से क्या-क्या चीज़ें मिली थी? उन्हें क्या है क्या है सॉरी यार एक सेकंड इधर धार्मिकता मिली थी, ठीक है? धार्मिक चीज़ें मिली थी जो किशन दा थे वो क्या है धार्मिक थे, वो चीज़ें मतलब हमेशा क्या है पूजा-पाठ किया करते थे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा करते थे, वही चीज़ उन्हें मिली थी। आदर्श पुरुष थे वो, ठीक है? वो क्या थे लोग समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया करते थे। तो वो चीज़ें क्या है हमारे किशन दास जो थे उन्हें भी मिला हुआ था, उनके प्रेरणा थे यशोधर बाबू। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, ठीक है? यशोधर बाबू जो थे ना मेन यहाँ पास नायक है हमारी स्टोरी के। किशन दास जो थे ना उनसे इंस्पायर थे, उनसे मोटिवेट थे। जो आपने किशन दास, ठीक है? किशन दास बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी थे। वो क्या कहते स क्या है
हमेशा क्या अपना जो जीवन है वो एकदम सरल, एकदम सीधा जिया करते थे, आधुनिकता का विरोध किया करते थे, सिद्धांतवादी से धार्मिक थे। ये चीज़ें क्या है किसनदान में गुण थी और वही चीज़ें सेम फॉलो करते थे हमारे कौन, यशोधर बाबू। तो उन्हीं के बारे में आपको लिखना है और यहाँ पास मैंने आधा मार्क्स काटा हुआ है। अब इसका कारण क्या है ये आप बता सकते हो, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका कारण सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पास डायरेक्ट लिखा हुआ था आंसर और इसमें मैंने वो पॉइंट नहीं लिखे जो कि लिखने चाहिए थे। जैसे कि था वही धार्मिक वाला चीज़ें लिखनी थी और भी चीज़ें, और अंडरलाइन मैंने नहीं किया था, इसलिए मैंने आपस आधा मार्क्स काटा हुआ है और थोड़ी बहुत मिस्टेक है, आप पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें मैंने बता दिया कि वही यही चीज़ें मिली थी। अगला क्वेश्चन था मोहनजोदड़ो जो है, उसमें जल जो निकासी है उसके बारे में आपस बताया था। मोहनजोदड़ो जो है ना, उस स्टोरी में क्या था कि जल के बारे में बताया था। उसमें क्या बहुत सारे बड़े-बड़े क्या है भैया जल जला क्या बोलते हैं यार उसको? भूल जा रहा हूँ, कुंड वगैरह थे, ठीक है? तो बहुत सारे कुंड थे जिससे पता चलता है कि भाई वो जो है एक तरह से जल निकासी जगह था जिसमें बहुत सारे कुएँ थे, जल कुंड थे, बहुत सारी चीज़ें जो कि बताता है कि ये जल जो सभ्यता था और उसके बारे में आपको बताना है कि कैसे वापस बनाया गया था, ठीक है? जल कुंड वगैरह को कैसे यहाँ पास बताया गया था कि भई ऐसा होता है जल मतलब कुंड वगैरह, वही सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। यहाँ पास मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, मैं जब लिखता हूँ ना तब मेरे मन में शब्द आ जाते हैं बट मैं बोलता हूँ तो नहीं आ पाते, ठीक है? आई थिंक आपने समझ चुका होंगे ये सारी चीज़ें अच्छे से। एंड इसके बाद यहाँ पास जो क्वेश्चन मैंने बताया था गद्यांश वगैरह वो लास्ट में लिखा था, ये मैंने बता दिया है अभी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने बता दिया। उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी गद्यांश वगैरह वाला था। वो चीज़ें मैंने देख लो, आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाता है पूरा आंसर वगैरह, ठीक है? एंड यहाँ पास मेरे आए थे 61 मार्क्स, ठीक है? वैसे आपको बताऊँ तो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा था, 4-4 मार्क्स का मैंने बताया था और 2 घंटे मैंने बताया था, इसलिए 2 घंटे मैंने बनाया था इसलिए इतने मार्क्स आए थे। इसके बाद मैंने फिर 10 मिनट का टाइम लिया और ये मैंने बनाया, उसका यहाँ पास पीडीएफ मैंने यहाँ पास ऐड नहीं किया है, शायद मिस हो गया है, ये मेरे कॉपी में है, ठीक है? मैं आपको उसका भी पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है? वो भी बना था, एकदम सिंपल सा है, देने की भी ज़रूरत नहीं है, गद्यांश वाला था, एकदम सिंपल बन जाता है। तो मेरे यहाँ पास जो मार्क्स आए थे ना, वो आए थे 70, स्टार लगा देते हैं। अरे शॉर्ट वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? यहाँ पास हाँ, प्रमोशन तो बनता है ना। तो देखो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका है, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है एंड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूट चुके हैं अथवा वाले, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने ये वाला तो बना दिया था। यहाँ पर देखो यशोधर व्यक्ति था किसनदा की छवि जो है वही चीज़, दोनों ही सेम ही है भाई, ठीक है? दोनों ही आपको बताना है। सॉरी ये वाला हमने बताया था, ये जूझ वाला शायद तक, एक सेकेंड, क्वेश्चन मैंने बताया था, पढ़ाई जारी रखने की सफलता मिली थी जिनके कारण उसने अपनी पढ़ाई जो है सफलता की थी, आनंद संघर्ष। हाँ देखो, जो उस कहानी में क्या है संघर्ष के बारे में बताया गया था, आपको पता है जो यहाँ पास आनंद यादव जी थे राइटर इनके, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा गरीब परिवार के थे और उनके जो पिता उन्हें पढ़ने से रोका जा रहा था, उन्हें पढ़ने नहीं दिए देते थे, ठीक है? वो बोलते थे खेती किसानी में उन्हें काम करना चाहिए, खेत वगैरह में। तो उन्होंने विरोध किया, दत्ताजी राव जो थे गाँव के मुखिया थे, उनके पास गए, उनसे बात मनवाए, अपने पिता को बोले मतलब मजबूर किए उन्हें पढ़ने के लिए, वापस से यहाँ पर दाखिला करवाया था स्कूल वगैरह में और उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था और स्कूल में जब गए थे ना, तो उनके जो क्लासमेट थे ना, वो उनके सीनियर बन चुके थे और उनके जूनियर उनके क्लासमेट बन चुके थे। वो उनका मज़ाक उड़ाया करते थे और फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बहुत ही अच्छे से पढ़ा-वढ़ा और उसके बाद जो है वो अपने क्लास में टॉप किए और क्लास का कैप्टन भी बने और फिर उन्हें एक टीचर मिला मराठी सब्जेक्ट का सेलिन गेगर नाम की। उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कविता लिखने उनने में और जब कविता लिखते थे तो कौन-सी गलती थी वो चीज़ें भी उन्होंने बताया था। उसके बाद ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्टोरी है, वो बहुत ही अच्छी कविता क्या है कवि बने थे उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पास मैंने बताया था जो उस कहानी वही है, सेलिन गेगर के बारे में आपको बताना है विशेषता, कैसे वो पढ़ाते-वढ़ाते थे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे। वो ऐसे पढ़ाते थे कि भाई जो कविता वगैरह ना उसे एकदम अच्छे से फ़ील करके पढ़ाते थे, जिससे उन्हें समझ में आ जाता था बहुत ही अच्छे से और वो जो है जितने भी ग्रामर है वो चीज़ें यूज़ करके बताया करते थे, एकदम सरल शब्द में बताया करते थे, डाँटते-वाँटते नहीं थे, बहुत ही सिंपल से उनके व्यक्तित्व में बताया था। अगर आपको ये नहीं पता होगा ना, तो आप क्या करना, एक अपना फ़ेवरेट टीचर मन में मतलब इमेजिन करना, जो भी आपके फ़ेवरेट टीचर है, उनके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है? नंबर मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ 100% आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? मेरे फ़ेवरेट टीचर उनका नाम है पार्थ सर, जो कि यूट्यूब में आपको देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी के फैकल्टी है, जो कि डॉक्टरेट के टीचर है एंड अभी एलएन में भी है। मैं उन्हीं से नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ बायोलॉजी का, ठीक है? मेरे फेवरेट टीचर है एंड वहीं से मुझे एक्सपीरियंस मिला कि उनके जैसे मुझे टीचर बनना है, ठीक है? तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने सारी चीज़ अच्छे से बता दी हुई है एंड आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अगला टेस्ट हमारे 3 तारीख को होने वाला है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और आपको कौन सा टॉपिक में न्यू वीडियो चाहिए वो ज़रूर से कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।